दो बच्चे जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो तैयारी सेम समय पे शुरू करते हैं, सेम किताबों से पढ़ाई करते हैं, सेम कोचिंग भी जाते हैं और ऑलमोस्ट बराबर बराबर सब पढ़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दोनों बच्चों के रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। ऐसा काहे भाई? और यह बात तो आपने भी अपने आसपास जरूर देखा होगा कि वही सेम कोचिंग, वही सेम टीचर, वही सेम बैच, एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 100 लाता है और एक बच्चा ऑल इंडिया रैंक 10 लाख लाता है। अब इतना बड़ा डिफरेंस एक ही सेम बैच में एक ही जगह में पढ़ने वाले दो बच्चों के कैसे हो जाते हैं? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो पहला बच्चा है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट ए फर्स्ट आइडेंटिफाइड द हाई वेटेड चैप्टर्स, मास्टर्ड देम, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड देन कंप्लीटेड द रिमेनिंग सिलेबस। बुद्धिमत्ता से चला बच्चा। स्टूडेंट 2 gave equal priority to every chapter from day one without any strategy। जो जनरली सारे कोचिंग वाले, बहुत सारे टीचर्स भी कहते हैं सबको पढ़ो, कुछ मत छोड़ो। देखो, ये वो जमाना नहीं जब आप सिर्फ पढ़ लें तो काबिलियत हो जाए। जैसे आप ये बात जानते और सुनते भी होंगे कि यार अब सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री होगी तो जॉब मिल जाएगा, ऐसा है नहीं, क्योंकि आज के डेट में सब इंजीनियर हैं। वैसे ही आज के डेट में अगर तुम सिर्फ पढ़ लोगे तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। तो आपको पढ़ाई में भी कुछ काबिलियत दिखानी होगी। क्या हो सकती है वो काबिलियत? यहीं पर आता है स्ट्रैटेजी। एक जो बुद्धिमान बच्चा है, बेटा एकदम ध्यान से सुनना है इस बात को, एक जो बुद्धिमान बच्चा है उस बात को, उसे ये बात पता है कि मैं पढ़ रहा हूं तो हर कोई जो जेडब्ल्यू एग्जाम देना चाहता है सब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई तो डिफरेंशिएटर रहा ही नहीं। पहले ऐसा होता था कि पढ़ने लिखने वाले ही बड़े कम होते थे, तो जो पढ़ गया वो आगे चला गया, जो नहीं पढ़ा वो रह गया पीछे। पर आज तो सब पढ़ रहे हैं, तो अब क्या पढ़ रहे हैं वहां डिफरेंशिएटर है। तो जो चतुर बच्चा है वो स्ट्रैटेजी लगाता है कि अच्छा अगर टोटल 50, जैसे अभी टोटल जेई में 82 चैप्टर्स हैं, ये जो बच्चा है ये बुद्धि लगाता है कि ये क्या ये सारे 82 चैप्टर पढ़ने हैं या फिर इसमें से कुछ नहीं पढ़ने हैं, कहीं से सवाल नहीं आता है, कुछ ऐसा है जो छोड़ सकते हैं। तो जो बुद्धिमान होगा सबसे पहला बुद्धि क्या लगाएगा पता है? एनसीईआरटी के 82 चैप्टर्स हैं, इस एनसीईआरटी के 82 में से जेडब्ल्यू के सिलेबस में 68 चैप्टर्स हैं। ईमानदारी से बताओ क्या तुम्हें ये दोनों डेटा पता था? ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या तुमको ये पता था कि एनसीईआरटी में 82 चैप्टर्स है और जेई में सिर्फ 68? यही तुमको नहीं पता है। सोचो अब आगे की स्ट्रैटेजी कैसे लगाओगे। एनसीईआरटी में जितने चैप्टर्स हैं उनका मात्र 68 चैप्टर ही जेडब्ल्यू के सिलेबस में, बाकी तो एनसीईआरटी में है सिर्फ, पर जेडब्ल्यू में नहीं पढ़ना आपको। अब आगे सुनिए, इन 68 में से मात्र 20 से 25 ऐसे चैप्टर्स हैं, 25 या मैक्स टू मैक्स ले लो 30 ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से करीबन 80% सवाल यहां इन 30 चैप्टर्स के आसपास से आता है। तो अब अगर सोच के देखो, ये 25 से 30 जो चैप्टर हैं, अगर तुमने 25 या 30 मैक्स 30 कर लिया तो 68 में से 30 किए, आधे से भी कम, और इतने सिर्फ सिलेबस से 80 से 85% सवाल आ रहा है। तो अगर तुमको यह बात पता है या पता हो जाए तो क्या तुम पूरे 68 चैप्टर पे सारा समय दोगे? मैं ऐसा नहीं कहता सिलेबस छोड़ के जाओ ना, पर फिर तुम ये बुद्धि लगाओगे ना कि अगर 80% सवाल यहां से आ रहा है तो इन 30 चैप्टर को मैं 80% समय दूंगा और बचे हुए 34 चैप्टर को मात्र 20% समय में ऊपर से देखकर थोड़े बहुत सवाल लगाकर निकल जाऊंगा। बेटा अगर तुम ये सोच पा रहे हो और ये बुद्धि लगा पा रहे हो मतलब तुम स्टूडेंट ए हो, और अगर तुम ये सोच भी नहीं रहे हो, बुद्धि लगा नहीं पा रहे हो, मतलब आप स्टूडेंट बी हैं। मेरी बात सबको क्लियर है? अब अगर आपको यह बात क्लियर है तो आप इस सेशन को अटेंड करने के लिए एक सही स्टूडेंट हैं जो इस सेशन को देखने से फायदा होगा। अगर आपको अभी यह बात नहीं समझ आ रही है तो शायद आपको यही वीडियो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, रियलिटी बताता हूं, ये जो मैंने आपको बताया 68 चैप्टर, 68 चैप्टर है जो जेडब्ल्यू एग्जाम में, इन 68 में कुछ 700 से ज्यादा टॉपिक्स हैं। ये 80 से ज्यादा चैप्टर में एनसीईआरटी के हिसाब से बोला, इस 80 में से 68 जेई का चैप्टर है। 700 से ज्यादा टॉपिक्स है, हर चैप्टर में 10 तो बेयर मिनिमम टॉपिक्स होते हैं, 10 से ज्यादा ही होते हैं, तो 680 तो बेयर मिनिमम, उससे ज्यादा ही 700 से ज्यादा टॉपिक्स हैं। इन 700 टॉपिक्स को 180 दिन में कंप्लीट करना है। मैं अगर 200 दिन भी मानूं, मतलब पर डे तुम 3.5 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो। सोच के देखो, क्या तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक दिन में 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर दे तो कंप्लीट का मतलब कि उसको पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया और उसके सवाल बना लिए? नहीं पॉसिबल है यार, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, नहीं कर पाओगे। तो ये बात तो अभी तुमको अभी से समझ में आ जानी चाहिए कि बचे हुए जितने दिन हैं, 180 दिन मतलब 6 महीना होता है, अच्छा खासा है समय,
पर अगर मैं 200 दिन भी मानू, 7 महीना भी मानू, 200 दिन में भी तुम 700 टॉपिक अगर करना है तो 3.5 टॉपिक पर डे विदाउट फेल। और ऐसा होगा नहीं बीच बीच में कहीं एक आध दो छुट्टी लगा दिए, वो भी खत्म। तो आप ये बात तो समझ चुके होंगे कि प्रैक्टिकली इतने दिन में इतने सारे टॉपिक्स करना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपके लिए बुद्धिमानी क्या है? देखो, जेईई का जो सिलेबस है वो इतना बड़ा है, जो मैंने आपको बताया 68 चैप्टर्स। इस 68 चैप्टर में से 700 टॉपिक्स से ज्यादा टॉपिक्स एग्जिस्ट करते हैं जेईई के सिलेबस में। लेकिन सवाल कहां से पूछे जाते हैं? इन 68 में से मात्र 30 चैप्टर, कहां, मैं रंग बदल के लिखता हूं, रुक जाओ, मात्र 30 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। प्रिसाइजली बताऊं तो 25 चैप्टर। और सबसे बड़ी बात, गूढ़ रहस्य बताता हूं, ये जो 700 टॉपिक है ना बेटा, इसमें जब टॉपिक पे ड्रिल डाउन करोगे, जो 700 टॉपिक का जेईई सिलेबस है, एक्चुअली में जहां से सवाल आता है ये और कम है, मात्र 114 टॉपिक। मजाक नहीं कर रहा हूं। तो 700 टॉपिक्स तो सारे पढ़ने, जैसे चैप्टर में तो चलो 50% के आसपास का मार्का बैठा है, 40%, पर रियलिटी में जब टॉपिक्स के माइन्यूट डिटेल पे आप आते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि मात्र 20%, सिर्फ 20 से 30%, 20% मैक्सिमम, 20% आपको सिलेबस पढ़ना है, आपको 40% तक पहुंचना भी नहीं है। इसीलिए, और ये ना तुमको हर जगह मार्क्स में भी दिखेगा। जैसे तुमको एग्जांपल देता हूं, 2000 ये 99 परसेंटाइल है, यही टॉपर मार्क्स यही लाता है 99 परसेंटाइल। देखो 2023 में 155 से 200, 156 से 235, 148 से 203, हर बार इतना ही। तो देखो लोअर मार्क कभी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, 155, 148, 155, 165, 10 नंबर बढ़ा। पर अब पेपर इतना टाइट बन रहा है कि अब पेपर में देखो मार्क्स जो है ना, मैक्सिमम मार्क्स अब वो कम आ रहे हैं। इसी रेंज में हमेशा मार्क्स लाने पड़ते हैं 193 के लिए। अब सोच के देखो, सुनो, तुमको टॉपर बनना है, ये है दिमाग में क्लियर, 99 परसेंटाइल पे जाना है। 99 परसेंटाइल पे जाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा? तो दिख रहा है कि कभी भी 200 नंबर से ज्यादा नहीं, बस एक ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इस साल पेपर बहुत ही गड़बड़ हुआ था, तो 235 से नहीं, तो हर बार 200 के अंदर है। मैं मानता हूं 200 नंबर लाना है। अगर 200 नंबर लाना है तो 300 में 200 नंबर लाना है, मतलब कितना? 66% नंबर, 66% मार्क्स। मानते हो इस बात को? जल्दी बताओ, हाँ या ना? मानते हो? अब अगर 66% नंबर लाना है, 66% मार्क्स लाना है, तो अगर तुम 85% सिलेबस पढ़ के गए हो तो 66% ला सकते हो, पॉसिबल है। देखो अगर ऐसे बोलोगे तो 100% भी पढ़ लो तो भी इम्पॉसिबल है, जिसका नहीं आना है तो उसको नहीं आना है। पर अगर जो चतुर बच्चा है, समझदार थोड़ा सा है, वो 85% सिलेबस करे, 66% सवाल बनाए, उसमें से 99 परसेंटाइल लाना पॉसिबल है, बिल्कुल मुमकिन है। ठीक है, तो ये डेटा भी शो कर रहा है, इतने ही मार्क्स पे आ जाता है 99 परसेंटाइल। देखो ना, हर साल का डेटा दिखा रहा हूं तुमको। इनफैक्ट अगर तुम थोड़ा कम कर लो कि सर बस मेरे को क्वालिफाई कर जाना है, तब तो और कम नंबर में काम बन जाए, 100 से 140 नंबर, बस यही। ये वाला साल छोड़ दो, एक्सेप्शन ईयर था, 100 से 140, 96 से 148, 114 से 140, यही 100 से 140, यही मार्का बैठता है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और 100 से 140 मतलब बीच का नंबर अगर 120 पकड़े, मात्र 40% मार्क्स में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो क्वालिफाई एंड इवन 99 परसेंटाइल इज वेरी मच पॉसिबल। अब इसीलिए मैं जो अभी पीछे कह रहा था ना कि बेटा 700 टॉपिक्स, अगर देखो चैप्टर के हिसाब से तो 68 चैप्टर है, उसमें से 30 चैप्टर मैक्स टू मैक्स आपके इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है। पर टॉपिक लेवल पे अगर उतरते हो, इसमें ज्यादा मेहनत है, क्योंकि 700 टॉपिक है, खोजना है उसमें कहां से सवाल आया कहां से नहीं। पर अगर इस लेवल पे तुम उतर जाते हो तो तुमको दिखेगा सिलेबस का सिर्फ 20% पढ़ना है, सिर्फ 20%। इसीलिए मैं बच्चों को कहता हूं कि हाई वेटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी सारे चैप्टर से। आप इस 25 से 30 चैप्टर पे ध्यान दे दीजिए, और बाकी जो बचे हुए आपके 34 और 40, 34 से 40 जो चैप्टर्स हैं, इनको आप बहुत कम ध्यान दीजिए या 20% समय में कंप्लीट कीजिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट। और इससे भी ज्यादा बढ़िया चीज क्या हो जाएगी, अगर आपके हाई वेटेज टॉपिक्स आपको मिल गए, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक बाकी पूरे सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 20% पे अगर तुम अपना 100% समय देते हो, ये सिर्फ 20% टॉपिक्स जो हैं आपको टोटल सिलेबस के सिर्फ 20% पढ़ने हैं, अगर सिर्फ इस 20% को पढ़ लेते हो तो सोचो 20% को महारत हासिल करने के लिए 80% समय दोगे, और बचा हुआ 80% सिलेबस जो है, जहां से सवाल बहुत रेयर पूछे जाते हैं, उसके लिए तुम सिर्फ 20% समय लगाओगे, और रियलिटी में इसी से सक्सेस मिलेगा। आई डोंट नो तुम ये बात सुने हो कि नहीं कि वर्ल्ड के टॉप 1%, वर्ल्ड का 99% वेल्थ कमाते हैं, और बाकी बचे हुए 99% लोग वर्ल्ड के सिर्फ 1% वेल्थ कमाते हैं। तो ये हर जगह ऐसी ही इनइक्वालिटी होती है, और वो 1% जो होते हैं ना, वो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे बाकी पूरी दुनिया का 99% पैसा हम कमाएं।
हालांकि वो ध्यान ये नहीं देते हैं कि दुनिया का 99% हमको कमाना है। वो 1% वैसे लोग होते हैं जिनके दिमाग में हमेशा अपने लक्ष्य के ओर भागने की बात चल रही होती है, अपने आप को काबिल बनाने की बात हो रही होती है। वैसे ही यहां पर भी अगर जो बुद्धिमान बच्चा है वो ये 20% सिलेबस पे ध्यान देगा, 80% नंबर आएगा। बाकी 80% सिलेबस जिसको नहीं पता है वो इस 80% पे भी ध्यान दे रहा है और उसको देना सिर्फ 20% ध्यान चाहिए। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए तब तो नथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। हालांकि ये बहुत मुश्किल वाला काम, मतलब मुश्किल वाली चीज है। आप इतने टॉपिक लेवल पे इतनी चीजें खोज पाओ, जैसे 700 टॉपिक है। अब ये 700 में से जो 114 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप कहां से खोजोगे? मैं इसको खोजा तो मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज में बच्चों को दिया है। मैं एकलव्य टेस्ट सीरीज में बच्चों को बोल के दिया हूं कि ये 114 टॉपिक कर लो। और सिर्फ इस साल नहीं, सच बता रहा हूं, पिछले साल लास्ट ईयर 2025 की बात कर रहा हूं। 2025 में ये टेस्ट सीरीज मैंने बच्चों को लॉन्च किया था। 2025 में बच्चों को बोला कि सिर्फ ये 114 टॉपिक कर लो, और जो जो बच्चा करके गया वो हर बच्चा क्वालिफाइड, हर बच्चा क्वालिफाइड। समझ रहे हो? तो बेटा ये चीज अगर तुमको मिल गई तो मानो कि तुम मतलब भगवान प्राप्त कर लियो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये 114 अगर तुमको टॉपिक मिल गए। हालांकि टॉपिक नहीं मिल पाते हैं, जनरली बहुत रिसर्च करना पड़ता है। अब जैसे मैंने भी बहुत रिसर्च किया, तो जनरली मैं इतने आसानी से नहीं शेयर करता हूं ना, मतलब प्रेफर भी नहीं करता हूं, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल लगता है, बहुत समय लगता है। तो बच्चों को इस पे टेस्ट दे रहा हूं कि भाई तुम टेस्ट बनाओ। अब आपको मैं ये हाई वेटेज चैप्टर जरूर बताता हूं, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आप सिर्फ टॉपिक कर लोगे ना तो आपका फायदा भी नहीं होगा, आपको पहले चैप्टर का ज्ञान होना चाहिए। तो अभी आपको हाई वेटेज चैप्टर्स बता रहा हूं कि जेईई 2027 के लिए हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये डेटा के साथ बताऊंगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखो यार ये कंटेंट जो मैं अभी तुमको बता रहा हूं, क्या तुमने कहीं और ये कंटेंट देखा है, कहीं और रिसर्च देखा है कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है? और तुमको अगर विश्वास ना हो ना, गूगल कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेना, पीवाईक्यू की किताबें खरीद लेना, वहां से देख लेना, जहां से चाहते हो वहां से डबल कंफर्म कर लेना, डबल चेक कर लेना कि ये जो मास्टर बोल रहा है सत्य है या असत्य। मैं तुमको जो भी रिसोर्स तुम लाओ ऑथेंटिक होना चाहिए, ऑफिशियल होना चाहिए, उस ऑफिशियल रिसोर्स में ये बात की प्रूफ दिखा दूंगा। तो ये बात तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि बेटा मैं कभी फीलिंग पे बच्चों को गाइड नहीं करता और ना ही करना चाहूंगा। मेरा पूरा का पूरा काम रिसर्च पे होता है, और ये रिसर्च मैं चाहता हूं आप तक समय पे पहुंचे। देखो ये रिसर्च मैं आपको दे रहा हूं, इससे क्या ही फायदा है? मैं तुमको ये बात बता रहा हूं कि देखो हाई वेटेज इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तुम मेरे को पैसा दोगे? नहीं, कोई नहीं देता। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि ये मैं तुमको बताना चाहता हूं ताकि तुम्हारा रिजल्ट बेहतर हो। समय पर अगर तुमको पता चल जाएगा तो बल्ले बल्ले आपका फायदा होगा। यही तुमको देर से पता चलेगा, कोई फायदा नहीं, आपका ज्ञान बढ़ेगा खाली, और कुछ नहीं। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब रखो ताकि समय पे मिले ये सब कंटेंट, क्योंकि और अदरवाइज देर से भी मिलेगा, पर फिर तुम यूट्यूब के रहमो करम पे होगे कि यूट्यूब अगर तुमको रेकमेंड कर दे तो कर दे। ठीक है, चलिए मैथमेटिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स में ये सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये जेडब्ल्यू का सिलेबस है पूरा, ये सारे चैप्टर्स तुमको दिख गए। हाँ जी, ये सिलेबस है, देख लो ध्यान से। अब इस सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट मैं नहीं बता रहा हूं, नंबर से देखो। सबसे पहले एक यूनिट है, ये यूनिट में चैप्टर्स 4 हैं, पर यूनिट वाइज देखो कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूनिट है। इसमें आता है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। बहुत हद तक काफी आसान है, क्योंकि अगर एक बार कोई बच्चा पढ़ना शुरू करे, 8-10 लेक्चर्स लगते हैं, 10 लेक्चर में ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक, अगर ये पूरा यूनिट तुम कंप्लीट करते हो, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो आपको 2024 में इसमें टोटल 75 सवाल पूछे गए थे, 25 में 71 सवाल, और 26 में वापस से 71 सवाल। एवरेज औसतन लिया जाए मतलब 72 सवाल पूछे गए हैं हर साल। इन तीनों का एवरेज निकाल दिया, मैं मान रहा हूं 70 से ऊपर पूछे जा रहे हैं। अब एक साल में कितना पेपर होता है? तो जनवरी अटेम्प्ट में होता है 9 या 10 पेपर, और वैसे ही अप्रैल अटेम्प्ट में होता है 9 या 10 पेपर। 9 पेपर हुए तो 18 पेपर होंगे टोटल एक साल में, 10 हुए तो 20 पेपर। 18 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, 18 चौके 72 होता है, मतलब हर पेपर में औसतन 4 सवाल पूछा गया है। औसतन 4 सवाल हर पेपर में पूछा गया है, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन से। अब तुम अपना बुद्धि लगा के बताओ कि क्या यह इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 देखो, ये यहां तो सिर्फ चैप्टर बता रहा हूं, ये यूनिट नहीं है। मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट एक चैप्टर है जेईई में, एनसीईआरटी में मैट्राइसेस अलग है, डिटरमिनेंट अलग है। 40 सवाल पूछा 24 में, 34 पूछा 25 में, और 33 पूछा 26 में। औसत ले ले तो 36 के आसपास बनता है, मतलब 30+ है। कितने पेपर होते हैं? 18 से 20। मैं 18 से अगर डिवाइड किया, मतलब औसतन 2 सवाल हर साल 2 सवाल पूछा ही पूछा है इस चैप्टर से।
अब इससे तुमको एक बात समझ में आई कि इसका मतलब जहां जहां सवाल ज्यादा दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। और देखो मैंने सारे वही रखे, 18 पेपर हो रहे हैं ना, 18 से 20 मैक्सिमम हो रहे हैं एक साल में, क्योंकि या तो 9 पेपर होगा जनवरी अप्रैल, या 10 पेपर होगा। मैंने सारे वही चैप्टर्स रखे हैं जिसमें 20 से ज्यादा सवाल पूछे गए। मतलब फॉर श्योर इन चैप्टर से तुमको सवाल दिखेगा ही दिखेगा जेई के पेपर में, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा, पिछले 3 साल में दिखा ही दिखा है। देखो सब में 20 से ऊपर का नंबर है, सब में 20 से ऊपर का नंबर, इवन 19 है, मतलब 20 में से 19 पेपर में आया। अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें पूरा मैथ्स कंप्लीट करना है तो तुम क्या ये सारे चैप्टर पढ़ना चाहोगे, या सबसे पहले वो चैप्टर पढ़ना चाहोगे जहां से गारंटीड पिछले 3 साल से हर साल सवाल आ रहा है? ईमानदारी से बताओ, बुद्धिमत्ता यही कहती है ना कि भाई जहां से सवाल आ रहा है उसको सबसे पहले पढ़ो। ये है हाई वेटेज चैप्टर्स। अगर इवन तुम पर पेपर भी निकालोगे, जो अभी मैं निकाल रहा था, एवरेज क्वेश्चंस पर शिफ्ट मैंने निकाल दिया, एक से कम वाले मैंने लिए ही नहीं है, वो सारे चैप्टर छोड़ दिए। और यही बुद्धिमानी तुम भी लगा सकते हो। ये रिसर्च करने में समय लगा, ये आपको ना लगे इसलिए मैं आपको दे रहा हूं, पर ये सारे चैप्टर सबसे पहले आपको करने चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात पहली? ये मैथमेटिक्स के लिए दिखा रहा हूं। अब मैथमेटिक्स के लिए दिखाने के बाद यहां पर देखो, तो ये पहला सेक्शन था। अब यहां से जैसे ही आगे बढ़ोगे, अब देखो यहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहां से ये 21 पे आ गया। तो देखो लास्ट यहां पे क्या किया था, 21 इज द एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर ईयर। उसके बाद देखो यहां से दूसरा है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यहां भी 21 21 20, यहां तक तुम कर लो, एवरेज 20 आ रहा है, मतलब हर साल हर पेपर में एक सवाल जरूर आएगा। इससे नीचे जाओगे तो देखो अब ये वैसे वाले टॉपिक्स हैं कि अगर समय बचे तो कर लो, नहीं समय बच रहा छोड़ दो। समय बचे क्योंकि इनमें 50-50 चांसेस। अब जैसे 13 सवाल आए 20 पेपर में, 13 सवाल, मतलब हो सकता है किसी में आए किसी में नहीं आए, 65% का चांस है। पर अब जैसे ही नीचे आए 10, 20 पेपर हुआ उसमें 10 सवाल आया, मतलब किसी एक पेपर में आया एक में नहीं आया, एक में आया एक में नहीं आया, 50-50 चांसेस। और उसके नीचे तो बिल्कुल ही नगण्य चांस है, 8 सवाल आया 20 पेपर में। कौन सा चैप्टर भैया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। मास्टर भी बोलता है मत पढ़ो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, क्योंकि सवाल डायरेक्ट कभी पूछता नहीं। सबसे ज्यादा कहां से पूछता है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो इसका बुद्धि लगेगा उसमें, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का नॉलेज आपको चाहिए, पर क्या इस पे आपको पूरा पूरा समय देने की जरूरत है? नहीं जरूरत है भाई, सवाल नहीं पूछा जा रहा। देखो ना 8 सवाल पूछा है। और पीछे जाओगे तो ये एवरेज भी निकाल दिया, और पीछे जाओगे तो और लो वेटेज चैप्टर्स मिलेंगे। तो आपको ये दिमाग लगाना है पहला, ठीक है। फिजिक्स के लिए भी ऐसा दिखा देता हूं, देखो ये पूरा सिलेबस है फिजिक्स का, और इसके बाद आपको देखो ये सारे के सारे चैप्टर्स मैंने लिख दिए। एवरेज क्वेश्चंस पर ईयर जो आ रहे हैं वो भी लिख दिया। एवरेज क्वेश्चन 43, मतलब 2 सवाल से ज्यादा हर पेपर में। 43 आया, कौन सा चैप्टर है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। वैसे ही नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 37, ऐसे करते 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 देखो सारे 20 से ऊपर है। मतलब फॉर श्योर इन सारे चैप्टर से पिछले 3 साल में हर बार सवाल पूछा है। और इनफैक्ट इसमें तुम ना ये भी देख सकते हो, मैं तो एनालिसिस करता रहता हूं, बहुत सारा डेटा दिखा। जैसे यहां पे देखो अपवर्ड एरो लगा हुआ है ग्रीन कलर का, क्या मतलब है? इसका वेटेज बढ़ रहा है। जैसे 28 सवाल पूछा, फिर 21 सवाल पूछा, फिर सीधा 48 सवाल कर दिया, 48 2026 में। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, हो सकता है 27 में और बढ़ा दे, हो सकता है 27 में कम कर दे, पता नहीं, पर यहां पर वेटेज बढ़ता हुआ दिखा, बाकियों का गिरता हुआ दिख रहा है। जैसे 44 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, अब 37 कर दिया। अब अगले साल हो सकता है 37 से बढ़ा के 50 कर दे फिर से, या 37 से और घटा के 20 कर दे, ये मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा सब्जेक्टिव कॉल नहीं लेने बोलता हूं बच्चों को। मैं बोलता हूं यार एवरेज देख लो, पिछले 3 साल से तो इंपॉर्टेंट है, अभी अचानक एकदम। और एक बात और बता रहा हूं, एवरेज 43 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब 2 सवाल से ज्यादा हर पेपर में। ऐसा होगा क्या कि 43 को घटा के 10 कर देगा? मतलब अगर कर दिया तो फिर उसे ही कहा जाएगा कि यार जेडब्ल्यू ने अपने सारे पास्ट रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारा पैटर्न बदल दिया, फिर तो सबके लिए दिक्कत है। पर तब तक आप प्लानिंग से तो चलोगे, आप तो यही प्लान करके चलोगे यार इन सबसे ज्यादा सवाल आ रहा है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्लान करोगे बेटा, बहुत तगड़ा पढ़ाई करोगे। देखो 20 तक सारे कर लो, 20 के नीचे ये जो 16 15 14 10 इन सबको छोड़ सकते हो। देखो सबसे लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर वेव्स, वेव्स से 9 सवाल 24 में, 11 सवाल 25 में, 9 सवाल 26 में। हर सवाल ही हर साल ही 50-50 चांस है कि हो सकता है तुम्हारे पेपर में सवाल आए, हो सकता है ना भी आए। तो क्यों पढ़ना चाहते हो ऐसे चैप्टर को? छोड़ो। हाँ जी, समय बचाओ भाई। देखो ऐसे पढ़ना तो तुमको सब चाहिए, पर समय बचाओगे तभी ज्यादा, कम समय में ज्यादा पाओगे। तो ये, और देखो ये तो बहुत ही कम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ना के बराबर सवाल पूछ रहा है, 20 पेपर में 5 सवाल पूछा है, हर साल औसतन 6 4 और कम हो गया, ठीक है। चलिए जी, अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी ये सारा टॉपिक्स है जो यहाँ का सिलेबस है, और इनके हिसाब से देखो 43 42 ये करते करते 24,
अब केमिस्ट्री में आपको दिखेगा कि ज्यादा चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे हमेशा रेगुलरली सवाल पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे 24 पे है, मतलब इन सब से एक से ज्यादा ही सवाल पूछ रहा है कई पेपर्स में। 43 मतलब 2 से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं एवरेज, 20 पेपर अगर मैं मान लेता हूं तो। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाइए। आपको पर एवरेज क्वेश्चंस पर शिफ्ट यहाँ पे लिख के दिखा दिया हूं। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पे भी आप 20 तक जरूर करके जाइए, कम से कम, बेयर मिनिमम। हाँ, नीचे वाले अगर छोड़ना है तो चलो 16 भी ले सकते हो, बट 10, 14, 8 तो छोड़ ही दो। कौन से चैप्टर से भाई? रेडॉक्स रिएक्शन, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सॉल्ट एनालिसिस। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखो हर साल सवाल कम पूछा है, 16, फिर 6, फिर 20। देखो कितना अनसर्टेन है। अब अगर पूछा तो 16 पूछेगा, पूछा तो 20 भी पूछेगा, नहीं तो फिर 6 ही पूछेगा। अब अगर करना चाहते हो, जैसे समय है तुम्हारे पास, तो ये कर लो, क्योंकि डेटा में तो दिख रहा है 14 सवाल है, पर हो सकता है आपका थोड़ा किस्मत अच्छा हो, आपके साल 20 सवाल आ जाए। अब ये डिपेंड करता है किस्मत वाली। तो अगर किस्मत पे नहीं खेलना है तो श्योर शॉट तो यहां से सवाल आ ही रहा है। मतलब ऐसा कभी किसी साल नहीं हुआ कि इक्विलिब्रियम से सवाल नहीं पूछा। 19 सवाल, 25 सवाल, 28 सवाल, हर साल सवाल पूछा है। ये है हाई वेटेज चैप्टर्स। क्लियर है मेरी बात सबको? चलिए, तो ये सारे चैप्टर्स आपको दिखा दे रहा हूं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। और मैं जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि यही मेहनत करके दिया था मैंने बच्चों को, विश्वास मानो यही मेहनत मैंने करके दिया था बच्चों को, बेटा यही सारे चैप्टर्स पढ़। और मैं बच्चों के लिए तो एक लेवल और डीप चला गया था। मैंने बच्चों को बोला था चैप्टर वाप्टर छोड़, मैं तेरे को सीधा टॉपिक बताता हूं, यही टॉपिक पढ़। और इसी से मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज जो बनाया था ना, देखो ये उसके पिछले साल का डेटा है। तो 2025 में जो मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज बनाया, हमने बच्चों को दिया, उसके बाद बच्चे टेस्ट देने गए। देखो ये 21 जनवरी 2026 दिख रहा है, हमने पेपर मैच करवाया कि भाई जेई से हमारे सवाल कितने मैच किए। पहला पेपर 176 मैग्नानिमस हाई, पहला पेपर 176 नंबर के सवाल हमारे टेस्ट सीरीज से मैच कर गए। कैसे? हमने बच्चों को यही बताया कि ये चैप्टर्स और इनके और अंदर घुस के हमने टॉपिक्स निकाल के दे दिया बच्चों को। भाई बच्चे हाईजैक मार दिए, सच बता रहे हैं, एग्जाम हाईजैक। और पता है रिजल्ट में, जब मैंने रिजल्ट देखने गया, कई सारे बच्चे रो रहे थे। क्यों? उनको लगा अरे सर इतना सस्ता टेस्ट सीरीज था 1500 2000 का, हमको लगा कि ये तो ऐसा ही है 1500 2000, इससे क्या ही जेई निकलेगा। तो हम दो लोग 2-4 टेस्ट दिए थे, हम लोग को बहुत आसान लगा, हम लोग छोड़ दिए। मैं बोला बताओ, मतलब थाल में खीर पसार के दी थी, उनको लगा कि बकवास है, खराब कुछ आइटम है, नहीं खाए, खीर छोड़ दिए। और इतनी बढ़िया जो जो बच्चा इस टेस्ट को दिया, सीरियसली लिया, देखो इतना बढ़िया बढ़िया नंबर लेकर आया। इतने नंबर के सवाल मैच किए थे, इतने इतने, ये जो मार्क्स लिखा हो ना, इतने इतने नंबर के सवाल इन सारे शिफ्टों के पेपर में मैच किए। पिछले साल मैंने बैठा के पूरा टीम को टैग करवाया कि भैया कौन सा सवाल हमारे टेस्ट सीरीज का है, देखो इतने इतने नंबर के सवाल मैच किए। तो अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ ले रहे हैं बेटा, सच बता रहा हूं, नथिंग लाइक दैट, आप हैक कर दोगे, एग्जाम सिस्टम पूरा हैक कर दोगे, सच बता रहे हैं। और आज के सिस्टम में तो हैकिंग बहुत जरूरी भी है। जैसा सिस्टम हमारा हो गया है, जैसे जितने लीक और ये फलाना ढिमकाने की जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद तो बहुत जरूरी भी है कि आप एग्जाम सिस्टम हैक करो, क्योंकि एग्जाम ये जो सिस्टम जैसा बना हुआ है उसमें लग नहीं रहा कि आम इंसान का कोई गुजारा है। तो बहुत जरूरी है कि आपको एग्जाम का पैटर्न डिकोड होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सबका, इवन अप्रैल का ही करवाया। अप्रैल में थोड़ा शिफ्ट टफ था, ज्यादा टफ कर दिया, हमारे कम सवाल मैच किए। देखो ना यहां पे तुमको दिखेगा 176, 140, 172, 152, 164, 160, 148, 152, 150, मतलब मेजॉरिटी तुमको दिखेगा कि बहुत सारे 150, 160 प्लस है। अप्रैल में पेपर टफ कर दिया, तो देखो 156, 184, ये दो बहुत अच्छे आए, फिर 144, 141, 140, 172, 152, 144, 141, तो 140 के रेंज में ज्यादा है। पर 5-10 नंबर का ही अंतर आया, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर आ गया, 5-10 नंबर का ही अंतर आया। कम से कम बच्चा अगर हमारे वजह से, मैं जो ज्ञान रखता हूं, जो रिसर्च करता हूं, उस नॉलेज की वजह से बच्चा एटलीस्ट बेयर मिनिमम 140-150 नंबर पे पहुंच पा रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है। 140-150 पे फॉर श्योर बच्चा 95 परसेंटाइल क्रॉस्ड है, मतलब जेई मेंस तो उसका क्वालिफाइड है। कई सारे बच्चे 99 परसेंटाइल भी क्वालिफाइड हो जाएंगे, थोड़ा बहुत अपना 5-10 नंबर अपने ज्ञान से लगा लिए। और इनफैक्ट जनवरी में तो बहुत सारे हुए, जनवरी में तो जितना, जैसे 176 नंबर यहां आया बच्चों को पहले दिन, पहला अटेम्प्ट, और उसमें 99 परसेंटाइल 167 मार्क मात्र, बच्चा, बहुत सारा बच्चा 99 प्लस लेकर आया। और जिसमें थोड़ा कम आया उसमें 95 परसेंटाइल से ऊपर तो फॉर श्योर बच्चा गया, फॉर श्योर बोल रहा हूं, देख रहे हो। तो बेटा ये है जादू रिसर्च करके पढ़ने का, ये है जादू एक अच्छी स्ट्रैटेजी से पढ़ने का। और इसीलिए शुरुआत में बोला था स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, सेम टीचर, सेम स्कूल, सेम सिलेबस, सेम सिनेरियो, सेम फिजिकल एंड मेंटल एंड फाइनेंशियल कंडीशन, लेकिन रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर। क्यों?
क्योंकि पहला बच्चा स्ट्रैटेजी लगा रहा है, दूसरा बच्चा सब पढ़ रहा है, टीचर की बात मान ले रहा है, बोल रहा है सब पढ़ेंगे, यहीं फंस जाओगे। अगर स्ट्रैटेजी लगा लिए मजेदार हो जाएगा, मजेदार। ये हाई वेटेज टॉपिक्स को आप जरूर ध्यान में रखिए और इन्हीं को पढ़िए। टेस्ट सीरीज में तो मैंने बहुत लेवल तक इवन बच्चों को थ्योरी भी पढ़वा दे रहा हूं, भैया थ्योरी भी पहले तुम पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चों को टेस्ट लेने बोल रहे हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन मिल रहा है, सारी चीजें, ठीक है, मस्त। और जो जो बच्चा इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनाना दीवाना हो गया, दीवाना। और पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये मेजॉरिटी बच्चे ना दूसरे बड़े बड़े कोचिंग में इनरोल्ड हैं, लाखों लाखों रुपया देके इनरोल्ड हैं। क्यों भाई? मम्मी पापा को वहीं का भरोसा है, हमें भी सर लगा था वहीं कोचिंग में अच्छा होगा, पर वो सारे बच्चे आज की डेट में परेशान है। क्यों? क्योंकि हर कोचिंग, हर बड़ी कोचिंग यही कह रही है हमारा मॉड्यूल लगाओ, सारे टेस्ट लगाओ, नंबर आएगा। सबको यही बोल रहा है सब करो तो आएगा नंबर। बच्चा बोल रहा है सर अगर हम सब कर रहे होते या करने वाले बच्चे होते तो हम डे 1 से ही टॉपर नहीं होते। नहीं कर पा रहे हैं तभी तो हम आए हैं आपके पास, तभी तो कोचिंग की आवश्यकता है। मान लो जो टॉपर है, तुमको क्या लगता है कोचिंग अगर बंद हो जाएगी तो टॉपर निकलने बंद हो जाएंगे? नहीं, टॉपर तभी भी निकलेंगे, टॉप करेंगे। तो जो टॉपर है वो तो है ही है, आम बच्चा टॉपर बने तब तो काबिलियत है ना कोचिंग की, वहीं फेल हो रहा है सब कुछ। और इसीलिए हर बच्चा, तुम्हें पता है, मैं तो यहां कमेंट्स नहीं डाला, नहीं तो कॉपीराइट और ये सब फलाना ढमकाना हो जाएगा। नहीं तो मेरे पास ऐसे इतने कमेंट्स हैं, बच्चा कहता है सर मैं ग्रीन टी शर्ट वाला कोचिंग जाता हूं, सर मैं ब्लैक टी शर्ट वाला कोचिंग जाता हूं, सर मैं ब्लू टी शर्ट वाली कोचिंग जाता हूं, मैं फलाना कोचिंग जाता हूं, ढमकाना। और वो सारा बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज में है। क्यों भाई? क्योंकि यही एक लौता टेस्ट सीरीज है जो बच्चों को कह रहा है कि सब नहीं पढ़ना है, सब पढ़ो रहे हो तो गलत कर रहे हो, स्मार्ट पढ़ो, सिर्फ वही पढ़ो जो एग्जाम में आ सकता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए एकलव्य टेस्ट सीरीज का पिछले साल ऑलमोस्ट 70% सवाल मैच किए, 70% सवाल ओवरऑल जो हमने निकाला था जनवरी अप्रैल सब मिला के 70% सवाल मैच किए थे। ठीक है, तो अगर आपके लिए पॉसिबल हो आप भी एकलव्य टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। 2 ऑप्शन है, एक तो सिर्फ टेस्ट सीरीज वाला है और दूसरे में टेस्ट सीरीज के साथ उसका थ्योरी रिवीजन, वीडियो सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस सेशन, सारी चीजें हैं। तो वो ओवरऑल इस प्राइस में है। प्राइस कम रखा है मैंने इसलिए कि भाई बच्चा अगर बहुत ज्यादा पैसे वाला है तो उसको ऐसे भी काबिलियत की ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। काबिलियत चाहिए ही उसे जो बेचारा गरीब है और अपनी गरीबी मिटाना चाहता है। तो गरीबी मिटा तो तभी सकता है ना जब उसके पास पढ़ने के साधन कम से कम पैसे में होंगे। तो इसीलिए कम पैसा रखा है। आप सारे लोग इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं। और अभी से दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि आपको हाई वेटेज पे ज्यादा ध्यान देना है, बुद्धिमानी से पढ़ाई करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, भेड़ चाल नहीं चलेंगे आप। देखो कहते हैं ना कि हम गधे नहीं हैं, हम लोग इंसान हैं, और इंसान हमेशा बुद्धि लगाने वाला बुद्धिजीवी कहलाता है। तो बुद्धिजीवी तभी बुद्धिजीवी कहलाएंगे जब अपनी बुद्धि का परिचायक, अपनी बुद्धि का प्रमाण देंगे। वो प्रमाण इन बातों में है कि क्या आप समझ रहे हैं इस एग्जाम के पैटर्न को, और उसी पैटर्न से पढ़िए, रिजल्ट पक्का आएगा, मेरी गारंटी है भाई। एकलव्य टेस्ट सीरीज में तो इतने रिजल्ट बच्चों को निकाले, इतने सारे निकाले, ये इस बात का प्रूफ है कि रिजल्ट तो आएगा ही। हाई वेटेज पढ़िए, फॉर श्योर आएगा। और चैनल सब्सक्राइब रखना। अब सोच के देखो, ईमानदारी से बताओ, शुरुआत में बोला था चैनल सब्सक्राइब करो, अब ये पूरा कंटेंट देख ले, तुम अभी यहां तक पहुंचे, ईमानदारी से बताओ क्या ऐसा कंटेंट तुमको आज तक अभी तक कहीं भी मिला? इतने बढ़िया से तरीके से एक्सप्लेन करके और हाई वेटेज बता के देखो ये हाई वेटेज से ऐसे फायदा है, डेटा दिखा के नहीं मिलेगा भाई। मेरे को पता है ये रिसर्च करने में जान निकल जाती है। तो रिसर्च करना चूंकि मेरा शौक है, तो मेरे को नहीं लगता मेरी जान निकल रही है, मेरे को लगता मजा आ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए करता रहता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि देखो इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, ये रिसर्च का थोड़ी कोई पैसा दे रहा है मेरे को, पर इस रिसर्च से आपका फायदा हो रहा है। आगे चल के आप रिजल्ट दोगे, आप कहीं एक बार भी बोल दिए ना कि अरे हर्ष सर की वजह से मेरा रिजल्ट आया, या फिर मन में भी सोच लिए ना, दुआओं में याद रख लिए ना, मेरा बहुत तरक्की हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब रखिएगा, ऐसे बेहतरीन कंटेंट मिलते रहेंगे। ठीक है, और हाई वेटेज टॉपिक्स लगाइए, अगर मुमकिन हो तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा एकलव्य टेस्ट सीरीज ले लीजिए। मतलब 1500 रुपए अगर आपके पास हो, आप कुछ और मत करो, कोई पिज्जा बर्गर कुछ मत खाओ, टेस्ट सीरीज सबसे पहले लो और इसके सारे हाई वेटेज टेस्ट लगाओ, देखते रहो, जेईई कोई निकलने से रोक नहीं सकता, सच बता रहा हूं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।